स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो पहला टॉपिक है हमारा वन। तो वन यानी कि जो जंगल है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वनों के बारे में लोगों में अलग अलग धारणाएँ हैं और उनका महत्व भी अलग अलग होता है। तो लोग जो है वनों के बारे में क्या करते हैं, अलग अलग जो है धारणाएं वो बनाए रखते हैं और अलग अलग प्रकार से उसका महत्व भी वो जो है निकाल लेते हैं। तो तरह तरह की लोग और तरह तरह की बातें वाले यहाँ पर जो है कंडीशन चालू होता है। तो कुछ लोग वन से डरते हैं। उनका कहना है कि वनों में बड़े बड़े और पेड़ पौधे, जंगली जानवर, शेर, भालू, सांप, बिच्छू आदि इत्यादि जो है होते हैं। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम लोग को क्या है वन से डर लगता है। क्यों डर लगता है भैया इनको? तो इन लोग का कहना है कि वहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं और जंगली जानवर भी होते हैं, जैसे शेर हो गया, भालू हो गया। तो इन सब से जो है कुछ लोगों को डर लगता है, जिसके कारण उनका कहना है कि हम जो है वन से डरते हैं ऐसा करके। अब ऐसे लोग होते हैं जिन्हें वनों से भय नहीं होता और उनके बच्चे जो है निडर होकर के वनों में जो है घूमते रहते हैं और खेलते भी हैं। तो और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको क्या है वन से ज़रा भी डर नहीं लगता, ज़रा भी उनको भय नहीं रहता है और उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम निडर होते हैं और वो जो है जंगल में घूमते रहते हैं। तो ऐसे जो है आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो इनको जो है वन से बिल्कुल भी डर नहीं रखता। ये जो है अकेले भी पूरे वन को जो है, पूरे जंगल को ये जो है घूम करके आ जाएंगे, फिर भी इनको ज़रा भी डर नहीं लगता। तो कुछ लोगों को वनों की सुंदरता से प्रभावित होते हैं या उसे पूजनीय मानते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वनों को देख करके बहुत ही क्या हो जाते हैं, एकदम आनंदमय हो जाते हैं, आनंदित वो जो है हो जाते हैं और उनको क्या मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, यानी कि पूजा योग्य उनको माना जाता है। वनों को देवता जो है माना जाता है। तो कुछ लोग उन्हें वनों को आर्थिक संसाधन मानते हैं, जिन्हें उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे इमारती लकड़ी और बांस, तेंदु पत्ता आदि जो है मिलता है। तो कुछ लोग क्या मानते हैं, वनों को आर्थिक संसाधन का केंद्र जो है मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वहाँ से जो है लकड़ियाँ, बांस, तेंदु इत्यादि जो भी चीज़ें हैं वो जो है मिल जाता है वनों से। अब चलते आगे बढ़ते हैं। वनों का उपयोग भी अलग अलग तरीके से होता है। तो कुछ लोग वनों में छोटी झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं, जंगलों में रहकर छोटे जानवरों का शिकार करके तथा फलों को एकत्र कर अपना पेट भरते हैं। तो वनों का उपयोग भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग झोपड़ी बना करके वनों में निवास करते हैं, यानी कि छोटे छोटे उनका घर होता है, झोपड़ी। तो वहीं पर ये जो है निवास किया करते हैं और क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए जो है जानवरों का शिकार करते हैं। जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे खरगोश हो गया, कुछ भी छोटा मोटा जो भी जानवर होता है उसका ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं और फल भी ये जो है एकत्रित कर लेते हैं वन के द्वारा और इन्हीं से इनका जो है जीवन चलता रहता है। कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को जंगल में ले जाते हैं, चराते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने जो पालतू जानवर होते हैं उसको जो है जंगल में ले जा कर के उसको वहीं चराते हैं। कुछ लोग जंगल में पर्यटन के लिए आते हैं और कुछ लोग पेड़ों को काटकर वहाँ खेत, खदानियाँ, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। तो अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बातें हमको देखने को मिलती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जंगल में आते हैं क्या करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनको काट देते हैं खेत बनाने के लिए, खदानियाँ, उद्योग स्थापित करने के लिए। तो ये जो पेड़ को काटना है बहुत ही बुरी बात है। यदि आप पेड़ काट रहे हो चलिए ठीक है, यदि आप एक पेड़ काट रहे हो तो कम से कम 2 पेड़ लगा दिया करो, तो भी हमारा जो पृथ्वी है वो बच जाएगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि न केवल हम मनुष्य ही जंगल का उपयोग करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, घास फूस, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि भी जंगल में पनपते और बढ़ते हैं। तो हमको पूरी तरह से याद है। और न केवल मनुष्य यानी कि हम जो मानव हैं वो ही जंगल का उपयोग नहीं करते, बल्कि कौन करता है, पेड़ पौधे, जो घास फूस, चिड़िया, कीड़े मकोड़े इत्यादि जो जंगली जानवर होते हैं वो भी वहीं उनका जो है क्या है, निवास स्थल है, यानी कि उनका घर है। तो वहीं वो जो है बढ़ते हैं और वहीं पर जो है उनका निवास होता है। जब भी हम जंगलों के बारे में विचार करें तो इन सब के हितों में हमको सोचना चाहिए। तो जब भी हम इन जंगलों के बारे में हमारा विचार आता है तो हमको इन सब के हितों में जो है सोचना चाहिए, यानी कि जितने भी वहाँ पर जो जानवर रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उन सब के हितों के बारे में हमको ज़रा भी विचार कर लेना चाहिए। जंगल या वन क्या है, इनको परिभाषित करने के लिए कोई तरीका हो सकता है। तो वास्तव में जंगल या वन क्या होता है, इसको परिभाषित करना कैसे होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
दरअसल वनों की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती, यानी कि वन की कोई भी परिभाषा यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलती है। वन क्या है, जंगल क्या है, ये जो है एक निश्चित परिभाषा इसकी हमको देखने को नहीं मिलती है। हम वनों को किस रूप में देखते हैं उससे उसकी परिभाषा तय होती है। अब हम जिस प्रकार से उसको देखते हैं ठीक उसी प्रकार से उसकी परिभाषा भी बन जाती है। कुछ लोग मतलब तरह तरह के लोग जो है अलग अलग प्रकार से वन को देखते हैं और अपने अनुसार वो जो है परिभाषा वो लोग बना लेते हैं। उदाहरण के लिए हम यह कह सकते हैं वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को क्या कहते हैं, वन कहते हैं। तो ये तो सिर्फ क्या है, उदाहरण के लिए है, एग्जाम्पल के लिए है। अब क्या बोला गया है, वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। तो ये भी बात ठीक है। तो इसमें एक बात क्या आता है कि हम तो बोल दिए कि विस्तृत भूभाग को क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं, लेकिन भैया कितने भूभाग को हम जो है वन बोलेंगे, ये भी तो बात है ना। तो यह प्रश्न उठता है कि कितना बड़ा भूभाग, वन तो बोल दिए लेकिन वो जो भाग है, वो जो भूभाग है वो कितना बड़ा है, हम उसको कितने बड़े भूभाग को क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। ये जो बात है वो भी क्या रखता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों से ढका होना का क्या मतलब है, कितना घना, क्या एक रबर या सागौन या नीलगिरी का रोपण भी वन है। तो पेड़ों से ढका होना मतलब क्या वो वन कहला जाएगा, या फिर वो जो है कितना घना है, मतलब यदि हम कोई एक साल सागौन या नीलगिरी का जो पेड़ है वो भी क्या वन के अंतर्गत आता है। तो इस सब के बारे में ये जो है प्रश्न उठा है। तो क्या हम वनों को उनमें रहने वाले कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी, मनुष्य के बिना पूर्ण मान सकते हैं। किसी भी परिभाषा के साथ हम इस तरह प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि क्या हम वहाँ पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य, तो इन सब के बिना क्या हम वन को जो है पूरी तरह से वन मान सकते हैं क्या। तो ये जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर भी हमें वनों के बारे में किसी समझ को लेकर आगे बढ़ना होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि अधिकांश वनों में निम्नलिखित बातें देखी जा सकती। चलिए क्या क्या बातें हमको देखने को मिलती है देखते हैं। तो पहले नंबर पर आता है एक विशाल क्षेत्र। तो वन जहाँ पर होता है वो जो है बहुत बड़े क्षेत्र पर होता है, बहुत बड़े भूभाग पर होता है, और वो जो है कई किलोमीटर लंबा और चौड़ा होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो वन होता है वो बहुत बड़े भूभाग पर होता है और वो जो है कई किलोमीटर लंबा और कई किलोमीटर चौड़ा होता है। सेकंड नंबर पर आता है पेड़ और अन्य वनस्पति। तो कैसे हो गया भैया, तो यहाँ पर जो है घास, झाड़ी, पेड़, लताएं आदि जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बगैर उगते हैं उनको जो है पेड़ और अन्य वनस्पति भी वन में पाए जाते हैं। तो ऐसे वनस्पति या पेड़ जो कि मनुष्य के हस्तक्षेप यानी कि वो जो है ऑटोमेटिक वहाँ पर उगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वन बोला जाता है। व्यापक जैव विविधता जहाँ तरह तरह के जीव जंतु मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से रहते हैं और प्रजनन करते हैं। तो वो व्यापक क्षेत्र जहाँ पर कौन रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, किस लिए, अपना निवास करने के लिए प्राकृतिक रूप से और प्रजनन करने के लिए। अब चौथे नंबर पर आता है भारत के जंगलों में कई जनजाति समुदाय जो है निवास करते हैं, जिन्होंने अपने आप को उन जंगलों के अनुरूप ढाला है और जंगलों में कम से कम हस्तक्षेप करके जीवन व्यतीत करते हैं। तो जितना भी भारत का जो जंगल है हमारा, वहाँ पर कौन रहते हैं, जनजाति समूह जो है रहते हैं, निवास करते हैं, और उन्होंने अपने को जो है जंगल के अनुरूप ही ढाल लिया है, यानी कि जंगल के अनुसार ही वो जो है अपना जीवन चलाते हैं और जंगल में वो बहुत ही कम हस्तक्षेप करके अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना तक आपको समझ जो है आ चुका होगा। तो अब पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि वन कितने प्रकार के होते हैं और वे कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए कितने प्रकार के वन होते हैं तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वन कहाँ पाए जाते हैं, इसका सवाल का उत्तर जटिल है, मतलब इस सवाल का जो उत्तर है वो जटिल है। वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भैया, तो ये तो बहुत ही कठिन जो है सवाल है, क्योंकि हजारों साल पहले वन लगभग पूरी पृथ्वी पर जहाँ कहीं मिट्टी, सूरज की रोशनी और वर्षा होती है वहाँ व्याप्त थे। यानी कि 1000 साल पहले जो वन हैं वो पूरी हमारी जो पृथ्वी थी वहाँ पर पाई जाती थी। जहाँ जहाँ पर क्या पड़ता था, मिट्टी थी, सूरज की रोशनी और वर्षा होती थी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो एक पौधे के लिए, पेड़ के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। मिट्टी हो गया, सूरज की रोशनी और वर्षा। तो जहाँ जहाँ ये जो चीज़ें हैं वो पड़ती थी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वन जो है होते थे। अतः ध्रुवीय प्रदेशों, ऊंचे बर्फीले पर्वतों, रेतीले या चट्टानी प्रदेशों और
कम वर्षा वाले रेगिस्तानों को छोड़कर पूरी धरती वनों से क्या है, ढकी थी। तो जितना भी हम देखें ध्रुवीय प्रदेश यानी कि जो ठंडा प्रदेश है, ऊंचे बर्फीला जो पर्वत है, रेतीला या चट्टानी जो प्रदेश है, और जो कम वर्षा वाला जो रेगिस्तानी जो प्रदेश है, जो क्षेत्र है, उन सब को छोड़कर पूरी जो धरती है वो वनों से ढक हुई ही थी। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हो गया, रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, रेतीला क्षेत्र हो गया, चट्टानी क्षेत्र हो गया, तो इन सब को छोड़कर जितना भी हमारा जो क्षेत्र था, जितनी भी हमारी पृथ्वी थी, वो जो है वनों से ढकी हुई थी। जब से मनुष्य खेती करने लगा और वह गांव व शहरों में रहने लगा, तब वनों की कटाई शुरू हो गई। अब जैसे जैसे क्या होता है, समय बीतता जाता है तो मनुष्य जो है खेती करने लग जाता है। अब वो क्या करने लगा, गांव और शहरों में जो है निवास करने लगा, और अपने निवास करने के लिए उन्होंने क्या किया, वनों की कटाई शुरू कर दी। जो इलाके खेती, खदान, बगान, उद्योग आदि के लिए उपयुक्त थे, वहाँ तेजी से वनों का सफाई हो गया। यानी कि बहुत अधिक मात्रा में वनों की कटाई की गई और बहुत बड़ी जो इलाका है उसमें खेत, खदान, बाग, बगीचा ये सब जो है स्थापित किए गए। उद्योग धंधे भी यहीं पर जो है लगा दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत तक वन उन्हीं इलाकों में बचे रहे जो खेती लायक नहीं थे, जैसे पहाड़ी, पथरीले, दलदली इलाके में। तो जब 20वीं सदी जब आता है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में वन बचा रहता है जहाँ जहाँ क्या है, पहाड़ हैं, पथरीले जो चट्टान हैं और जो दलदली क्षेत्र है, सिर्फ वहीं हमको वन देखने को मिलता है। ये इलाके इनके रहने लायक नहीं है और ये आबादी के क्षेत्रों से दूर थे। तो इन सब इलाकों में जो है लोग निवास नहीं करते, इस कारण यहाँ अभी भी हमको वन जो है, जंगल हमको देखने को मिलता है। अब आते हैं वनों का वर्गीकरण। तो किस प्रकार से वनों को बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, कई प्रकार से जो है इसका वर्गीकरण हमको देखने को मिलता है। वनों की सघनता के आधार पर, उनमें पाई जाने वाली वनस्पति के आधार पर या प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर, तो इसको अलग अलग प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि वन को जो है किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो पहले नंबर पर आता है वनों की सघनता के आधार पर, यानी कि वो जो है कितना घना है, इसके आधार पर हम भी उसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। उसके बाद आता है उसमें पाई जाने वाली वनस्पति के आधार पर, यानी कि वहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कितने प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं, इसके आधार पर भी हम वनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर, यानी कि जो प्रशासन, जो सरकार की जो व्यवस्था है, उसके आधार पर ही भी हम वनों का जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। वनों की सघनता के आधार पर वनों को इन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: बहुत घने वन और खुले झाड़ियाँ, विकृत वन। तो यदि हम इसको वनों की सघनता यानी कि वन जो है कितने घने हैं, इसके आधार पर हम बांटे, तो इसको जो है 3 प्रकार से हम जो है इसका विभाजन कर सकते हैं। पहला कौन सा है, बहुत घने वन, यानी कि जहाँ पर बहुत घने वन पाए जाते हैं उसको पहले नंबर पर। अब खुले वन, जहाँ पर जो है कम घने वन पाए जाते हैं, उसको दूसरे नंबर पर। और खुले झाड़ियाँ, विकृत वन इत्यादि। तो मतलब बहुत जो है कम जो वन है घना, वहाँ पर इसको तीसरे नंबर पर बांटा जा सकता है। तो 3 प्रकार से इसको हम, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रशासनिक वर्गीकरण, यानी कि जो शासन द्वारा किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वन जो है तो इसको जो है सरकार द्वारा भी वर्गीकृत किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो किस प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है, तो 3 भागों में भी इसको बांटा जाता है। पहला क्या हो गया, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो यही जो मेन आपका देखने को मिलता है, यानी कि यदि आपको कोई पूछे कि किन किन प्रकार के, मतलब कितने प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, तो आपको याद रखना है इसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के अंतर्गत। और ये जो है पार्ट है वो बहुत ही क्या है, IMP है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। चलिए पढ़ते हैं। पहले नंबर पर आता है आरक्षित वन। तो वास्तव में आरक्षित वन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। शासकीय वन है जहाँ न कोई पेड़ काट सकता है और न ही जानवर चरा सकता है। तो ये जो आरक्षित वन होता है वो कैसा वन होता है, शासकीय, यानी कि सरकार का वन होता है। और यहाँ ना तो कोई पेड़ काट सकता है और न ही अपने जानवरों को चरा सकता है, और न ही घरेलू उपयोग हेतु ये जो है वनों पर यहाँ से व्यक्ति जो है ले जा सकते हैं। तो पूरी तरह से ये जो है शासन के निगरानी में रहता है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, आरक्षित वन इसको कहा जाता है। हमारे देश के लगभग 54.4% जो वन हैं वो कितने इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आरक्षित वन के अंतर्गत
आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है रक्षित वन। तो इस प्रकार के वनों में पशुओं को चराने, घास काटने, जलाऊ लकड़ी बीनने, लघु वनोपज इकट्ठा करने की सुविधा दी जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है भैया? इसको बोला जाता है रक्षित वन। यानी कि जहाँ जहाँ पर जो है हम पशु को चरा सकते हैं, घास काटने और जलाऊ जो लकड़ी होता है उसको इकट्ठा करने के लिए, और जो वनोपज है उसको भी हम इकट्ठा। तो इसके अंतर्गत हमारे देश में 29.2% जो वन है वो इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि रक्षित वन, जहाँ पर जो है पशु चरा सकते हैं, घास वगैरह सब जो है काट सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है अवर्गीकृत वन। तो इसमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की छूट दी जाती है, यानी कि इसमें कोई भी रोक टोक नहीं रहता, इसमें जो है पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हैं और इसमें अपने पशुओं को चरा सकते हैं, लकड़ी भी यहाँ से काटने की छूट दे दी जाती है। और भारत में लगभग 16.4% वन इस प्रकार के, तो भारत में जो है 16.4% जो वन हैं वो इसी के अंतर्गत जो है आते हैं, अवर्गीकृत वन के अंतर्गत। चलिए इतना समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। वनों को उनमें पाए जाने वाले पेड़ों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। तो तीसरे नंबर पर हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं? उसमें पाए जाने वाले पेड़ों के आधार पर, यानी कि वनस्पतियों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। किस तरह के पेड़ कहाँ प्राकृतिक रूप से उगेंगे, वहाँ के तापमान, वर्षा या मौसम के चक्र से निर्धारित होता है। यानी कि हर पेड़ है वो सभी स्थानों पर नहीं उगता, उसके लिए क्या चाहिए? निश्चित तापमान, वर्षा और मौसम के चक्र का निर्धारण बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए चीड़ और देवदार जैसे कोणधारी पेड़ केवल बहुत ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ बर्फ़ का जो है बहुत गिरता है और साल भर नमी रहती है। तो जो चीड़ और देवदार का जो वृक्ष होता है वो कैसे प्रदेशों में पाए जाते हैं? वो जो है बहुत ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पर जो है लगातार जो है बर्फ़बारी होती रहती, बर्फ़ जो है गिरता रहता है। तो वहाँ पर जो है चीड़ और जो देवदार के जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है साल भर नमी इनको चाहिए रहती है इन पेड़ों के लिए। ये पेड़ साल भर हरे रहते हैं। यदि साल भर नमी रहे मगर तापमान ठंडा न होकर गर्म रहे तो दूसरी तरफ के पेड़, मतलब दूसरी तरह के पेड़ होंगे। यानी कि यदि यहाँ पर साल भर नमी रहेगी लेकिन यदि इसका तापमान ठंडा ना होकर के क्या हो गया, गर्म हो गया, तो यहाँ पर जो है दूसरे तरह के पेड़ उग जाएंगे। ये सभी चीज़ें जो है पेड़ों को ये उगने के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अब आता है, तो ये जो पेड़ है वो किस प्रकार के पेड़ है? यानी कि जो चीड़ और जो देवदार का जो पेड़ है वो कैसा पेड़ होता है? तो ये जो है फलदार चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ होते हैं, आप सभी लोग देखे होंगे फोटो वगैरह में। तो इसको जो है साल भर हरा, ये जो है साल भर हरा रहता है। और लेकिन गर्म जो प्रदेश होते हैं जहाँ कुछ ही महीने ये जो होती है, तो यहाँ सागौन के पेड़ होते हैं। यानी कि जहाँ पर जो बारिश है वो कुछ ही महीने होती है, तो वहाँ पर कौन से पेड़, सागौन के जो पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं। गर्मी के महीनों में इनके पत्ते झड़ जाते हैं और बारिश में फिर से आ जाते हैं। तो जैसे ही गर्मी का महीना रहता है तो इस सागौन का जो पेड़ होता है उसमें जो है क्या होता है कि इनके पत्ते झड़ जाते हैं, और जैसे ही बारिश आती है यानी कि बरसात का जो मौसम आता है तो फिर से उसमें पत्ते आ जाते हैं। अतः वनों का वर्गीकरण वहाँ की जलवायु और उगने वाले पेड़ों के आधार पर भी किया जा सकता है। अतः हम यदि वनों का वर्गीकरण करना चाहें, जंगल का वो बांटना चाहें, तो वहाँ जलवायु, यानी कि वहाँ की जलवायु कैसी है और उसके उगने वाले जो पेड़ हैं उस पर भी हम इसका वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। इस आधार पर भारत में वनों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है भारत में वनों को अनेक प्रकार से यहाँ पर जो है विभक्त किया गया है। तो पहला क्या होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये इसको आपको याद रखना, ये जो है बहुत ही IMP है, जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उष्णकटिबंधीय क्या होता है। तो जहाँ पर अधिक गर्मी पड़े और अधिक वर्षा हो तो उसको क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मतलब यहाँ पर क्या, और सदाबहार वन किसको बोलते हैं, जहाँ साल भर हरा रहता है, यानी कि वो पेड़ जो है साल भर हरा रहता है उसको बोला जाता है सदाबहार वन। और जहाँ उष्णकटिबंधीय जो वन है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ तो अधिक गर्मी पड़ती है और वहाँ अधिक बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन इसको कहा जाता है। तो पहले नंबर पर आता है, तो पहले नंबर पर क्या आता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस प्रकार के वन ऐसे प्रदेशों में होते हैं जहाँ साल भर गर्मी रहती है और अधिकांश महीनों में वर्षा होती है। तो इस प्रकार के ये जो वन हैं वो ऐसे प्रदेशों में, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर क्या रहती है, साल भर तो गर्मी रहती ही है और उसके साथ साथ इसके लिए क्या चाहिए, वर्षा भी चाहिए। मतलब गर्मी के साथ साथ इसको वर्षा भी चाहिए। तो जहाँ ऐसे जो वन है वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन।
वर्षा की मात्रा प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यानी कि इन जो वन हैं उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन हैं उनके लिए जो है प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा है वो चाहिए रहता है। यहाँ पेड़ों के पोषण और वृद्धि के लिए साल भर गर्मी और नमी मिलती है। यहाँ के वन बहुत घने होते हैं और उनमें अनेक तरह के पेड़ पौधे, लताएं, पेड़ों को उगने वाले पौधे जो है आदि होते हैं। यानी कि ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार का जो वन होता है उसमें क्या होता है कि इन पेड़ों के लिए साल भर तो गर्मी मिल जाती है और साथ में इनको नमी भी मिलती रहती है। इस कारण ये जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, घने होते हैं, सघन होते हैं और इनमें अनेक तरह के पेड़ पौधे जो है पाए जाते हैं। ये साल भर हरे रहते हैं क्योंकि पत्ते झड़ते नहीं और उनमें नए पत्ते आते रहते हैं। तो ये जो है साल भर क्या रहते हैं, एकदम हरे के हरे रहते हैं और इनके पत्ते कभी भी नहीं झड़ते और इस कारण ये जो है हरे भरे दिखाई देते हैं। और इन वनों में जो है क्या होता है कि जानवर बहुत मिलते हैं। भारत में ऐसे वन पश्चिम घाट में बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तक सीमित है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो जो है बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पाया जाता है। और असम का जो ऊपरी जो भाग है वहाँ पर इस प्रकार के वन हमको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पति बांस, बेत, जामुन, गुर्जन, सेमल, कदम, हल्दू, शीशम, आम इत्यादि जो यहाँ के प्रमुख वनस्पति हैं, प्रमुख पेड़ हैं। अब सेकंड नंबर पर आता है मानसूनी पतझड़ वन। तो मानसूनी वन भारत के विशिष्ट वन हैं। यानी कि ये जो वन है वो बहुत महत्वपूर्ण वन है हमारे भारत के। हमारे देश में लगभग 70% वन इस प्रकार के हैं। यानी कि टोटल 70% जो वन है वो मानसूनी पतझड़ वन के अंतर्गत जो है आता है। और ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ गर्मी भी पड़ती है और साल के कुछ महीने वर्षा भी होती है। तो इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर गर्मी भी पड़ती है और साल में कुछ महीने क्या हो, बारिश हो। तो वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है और यानी न केवल बहुत और न ही बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार के वनों के लिए जो है ना बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, नहीं बहुत कम। यानी कि 75 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक ही इनको वर्षा यानी कि पानी चाहिए होता है। और इन पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है और ये गर्मी के दिनों में सूखे दिनों में नमी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि पत्तियों में होने वाला वाष्पीकरण को रोका जा सके। तो जैसे ही गर्मी का जो मौसम आता है तो क्या होता है कि ये जो है अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनसे जो वाष्पीकरण होता है इनकी पत्तियों से वो जो है नहीं होता और पूरी तरह से जो पेड़ है वो सूखने से बच जाता है। बाद में इनमें फिर से पत्तियां निकल आती है। यानी कि जैसे ही बारिश आता है तो फिर से इनमें पत्तियां जो है निकल आती है और ये जो चक्र है वो चलता ही रहता है। सूखे महीनों में पत्तियां झड़ने के कारण इनको क्या बोला जाता है, पतझड़ वन भी कहते हैं। तो पतझड़ वन किसको बोलते हैं, जो पेड़ जो है गर्मी के दिनों में अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं और पुनः जो है बरसात आने पर क्या हो जाते हैं, उनके में पत्तियां निकल जाती है। तो ऐसे वनों को क्या बोलते हैं, पतझड़ वन इनको कहा जाता है। हमारे फिर से राज्य में अधिकांश वन इसी श्रेणी में आते हैं। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें जो अधिकांश वन है वो इसी श्रेणी में आता है, मानसूनी पतझड़ वन के अंतर्गत। मानसूनी वनों को वर्षा के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, अधिकांश वर्षा वाले आर्द्र मानसूनी वन और कम वर्षा वाले शुष्क मानसूनी वन। तो ये जो मानसूनी पतझड़ वन है उसको दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र मानसूनी मतलब अधिक वर्षा वाले आर्द्र मानसूनी वन और कम वर्षा वाले शुष्क मानसूनी वन। तो इस प्रकार से इसको जो है दो भागों में बांटा गया है मानसूनी पतझड़ वन को। अब पहले नंबर पर आता क्या है, आर्द्र मानसूनी वन। तो ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो आर्द्र मानसूनी वन होता है वो जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये जो है वन हमको पाए जाते हैं। इनमें पेड़ ऊँचे होते हैं, कुछ बड़े और सदाबहार पेड़ होते हैं। तो इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो जो है बहुत ही क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं और इनमें सदाबहार सदाबहार पेड़ भी हमको देखने को मिलता है। सदाबहार पेड़ मतलब जो कि साल भर हरे रहते हैं। इनके नीचे झाड़ियाँ व लताएँ भी होती है। तो इन पेड़ों के नीचे जो है हमको झाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। ये वन मुख्यतः छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो वन है कहाँ कहाँ, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस प्रकार इन जो राज्यों में ये जो आर्द्र मानसूनी वन है वो पाया जाता है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, शीशम, आंवला, नीम, आम व चंदन है। तो ये जो सभी जो पेड़ हैं वो यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। और इनके अलावा खैर, कोसम, अर्जुन आदि भी वृक्ष हमको वहाँ पर देखने को मिल जाता है। आर्द्र मानसूनी वन सदाबहार वनों की तुलना में अधिक सघन नहीं होते और पेड़ों की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है।
तो ये जो आर्द्र मानसूनी वन होता है वो क्या होता है कि जो शुष्क मानसूनी वन होता है उससे जो है बहुत ही क्या होता है, सघन नहीं होता, यानी कि कम सघन होता है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ होते हैं उनकी ऊंचाई भी कम होती है। चित्र में देख सकते हैं ये जो है केरल के सदाबहार वन है और ये जो है बस्तर के आर्द्र पतझड़ वन है। तो देख सकते हैं ये जो है पूरी तरह सारा भरा हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पत्ते झड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से चित्र में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आता है शुष्क मानसूनी वन। शुष्क मानसूनी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा कम अर्थात 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो जहां पर जो है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसके बीच होती है, वहां पर जो है शुष्क मानसूनी वन पाया जाता है। और आर्द्र मानसूनी वन किसमें 100 से, वहाँ पर जो है आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। लेकिन शुष्क मानसूनी वन 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जब वर्षा वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है शुष्क मानसूनी वन पाया जाता है। और इनमें अधिकांश पेड़ों के पत्ते गर्मी के दिनों में झड़ जाते हैं और ये वन बहुत घने होते हैं। तो ये वन कैसे होते हैं कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो इसके जो पत्ते हैं वो, इसके जो पत्ते हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो वो झड़ जाता है और पुनः जो है बारिश आने पर ये जो है आ जाते हैं। तो इन पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ कम होती है और जिसके कारण यह ज़मीन पर घास उगाती है। तो जो ऐसे शुष्क मानसूनी वन होता है वो क्या होता है कि यह इस पेड़ के नीचे झाड़ी कम मिलती है और जिसके कारण इसके नीचे क्या आ जाता है, घास उगाता है। और ये वन पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्रों में ऐसे जो वन पाए जाते हैं, यानी कि शुष्क मानसूनी जो वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, पलाश, खैर, महुआ तथा शीशम है। तो ये जो सभी वृक्ष हैं यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। और इन क्षेत्रों में बड़े भूभाग पर जंगलों को कृषि कार्य हेतु साफ कर दिया गया। तो अब जो है बहुत कृषि कार्य करने के लिए जंगलों को बहुत बड़े भाग पर जो है इसको साफ कर दिया गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।